नमस्कार मित्रों, अतुलाइएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लेखांकन सिद्धांत। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी लेखांकन सिद्धांत की, उसके अंदर हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे अकाउंट से, वो जो एग्जाम में 2017 और 21 में पूछे गए थे, वो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं वो लेखांकन सिद्धांत से जो बन सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेखांकन सिद्धांत जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईओए और उसके अलावा एपीएफसी दोनों ही एग्जाम में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसलिए दोनों ही एग्जाम के रेलेवेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो, हर क्वेश्चन के अंत में, हर क्वेश्चन के डिस्कशन में, व्याख्या में मैं आपके साथ कुछ जरूरी जानकारी उस टॉपिक से और उस क्वेश्चन से रिलेटेड साझा करूंगी। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिए ताकि हर कॉन्सेप्ट भी है जो उस क्वेश्चन की व्याख्या के माध्यम से आपका क्लियर हो सके। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, वित्तीय लेखा क्या है। यानी अगर हम लेखांकन की बात करें तो सबसे पहले लेखा जोखा उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो वित्तीय लेखा क्या है, हमें 4 विकल्प दिए हैं। इसका उपयोग सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों की लागत निर्धारित करने के लिए, व्यय का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तर्कसंगत नीतिगत निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता के लिए किया जाता है। इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ वित्तीय लेखा क्या है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, यानी इसका उपयोग सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और लेखा के बारे में और जानते हैं। तो अगर हमें किसी फर्म का या किसी कंपनी का या किसी दुकान का लेखांकन करना होता है, अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो वो 3 तरीके से बनते हैं। तो उसमें से जो पहला प्रकार है वो हमारा वित्तीय लेखा होता है। उसके अलावा 2 और प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो वित्तीय लेखांकन के बारे में पूछा गया था। तो अगर हमें कोई बेसिक लेखांकन बनाना होता है तो वो वित्तीय लेखांकन होता है। तो लेखांकन की शाखा का उद्देश्य सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना है, ताकि व्यवसाय के लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति की गणना की जा सके और प्रबंधन और अन्य उचित पार्टियों को इसका खुलासा किया जा सके। तो इसमें क्या होता है ना कि मेरी जैसे कोई दुकान है, तो मेरी दुकान में मैंने कितना लेन देन किया, तो वो पूरा लेन देन जो है वो इस वित्तीय लेखांकन के माध्यम से मैं अपना एक यहाँ पर एक अकाउंट्स बना लूंगी और उसके अंदर लिखती जाऊंगी कितने रुपए आए, कितने रुपए गए, कितने रुपए कटे। तो ये जो एक तरीके की बैलेंस शीट बनती है वो वित्तीय लेखांकन के अंदर आती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि मेरे 500 रुपए तो गए और मेरे 1000 रुपए आए, यानी मैंने अपना लाभ, मेरा लाभ कितना हुआ, 500 रुपए का मेरा लाभ हो गया कि मैंने 500 खर्च किए थे, 1000 वापिस आया, यानी 500 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैं चीजों को कहीं एक जगह अच्छे से व्यवस्थित ढंग में लिख कर रखूंगी। तो इसीलिए ये इस तरीके के लेखांकन जो है वो बनाए जाते हैं। तो इससे अगर मेरी कोई हानि हुई है या लाभ हुआ है तो वो पता चलता है, वित्तीय स्थिति क्या है तो उसकी गणना की जाती है। और अगर मुझे लोन लेना है, ठीक है, तो लोन लेने के लिए क्या होता है कि आपको पहले बताना पड़ता है कि मेरे पास कितना पैसा है या मेरे अकाउंट में कितना लाभ है या हानि है। तो अगर मुझे ये चीजें बतानी है तो मैं अपनी अकाउंट बुक, अपना लेखांकन जो है वो उनके सामने दिखा दूंगी। तो उससे जितनी भी अन्य इच्छुक पार्टियां होती है जिसको उसकी जरूरत होती है, तो वो हम वित्तीय लेखांकन के माध्यम से कंपनी की या दुकान की स्थिति उन्हें बता सकते हैं और लोन अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरे प्रकार का लेखांकन होता है वो होता है लागत लेखांकन। तो इसका उपयोग फर्म द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की लागत निर्धारित करने और कीमतों को निर्धारित करने के लिए, व्यय का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी अगर मेरी कोई कंपनी है तो अगर मैं कोई उत्पाद बना रही हूँ तो वो उत्पाद कैसा होना चाहिए या उसकी कितनी लागत आई है, तो वो मैं इस अकाउंट्स के माध्यम से बनाऊंगी। यानी अगर मैंने अपनी कंपनी के अंदर
100 साबुन बनाए हैं तो वो 100 साबुन का सारा विवरण मैं लागत लेखांकन के माध्यम से अपने पास रखूंगी। उसके अलावा जो तीसरा लेखांकन होता है वो होता है प्रबंधन लेखांकन। तो उसका उपयोग तर्कसंगत नीतिगत निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता करने और इसके निर्णय और कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यानी जब हम तर्कसंगत नीतिगत निर्णय लेते हैं तो वो लेखांकन प्रबंधन लेखांकन के अंतर्गत आता है। चलिए हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, लेखांकन के संदर्भ में देनदारियां क्या है। तो देनदारियां क्या होती है? एक तो होती है संपत्ति और दूसरी होती है देनदारी। तो जो देनदारी है उसके बारे में आपसे यहाँ से पूछा है कि विकल्प ए में दिया मूल्यवान सामान जो एक कंपनी अपने संचालन में उपयोग करती है, दायित्व या ऋण जो किसी उद्यम को भविष्य में किसी समय चुकाने पड़ते हैं, कंपनी के आर्थिक संसाधन उपर्युक्त सभी। तो देनदारी यानी हमें कुछ देना है, यानी अगर मेरी देनदारी है यानी मुझे किसी को कुछ वापस लौटाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? तो वो कोई कंपनी का मूल्यवान सामान तो नहीं हो सकता या फिर कंपनी के आर्थिक संसाधन तो नहीं हो सकते, लेकिन वो दायित्व या ऋण हो सकते हैं जो किसी उद्यम को भविष्य में चुकाने पड़ते हैं, यानी मुझे कुछ वापस देना है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। तो दो तरह की चीजें होती है, संपत्ति और देनदारी। तो यहाँ पर हमसे देनदारी के बारे में पूछा था। चलिए इसकी व्याख्या में और जानते हैं। तो देनदारी दायित्व या ऋण होते हैं जो किसी उद्यम को भविष्य में किसी समय चुकाने पड़ते हैं। वे फर्म की संपत्ति या लेनदारों के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अगर मेरी संपत्ति है 1000 रुपए की और मेरी देनदारियां हैं 200 रुपए की, तो यानी ये जो 200 रुपए हैं ये लेनदार जो है वो मेरे ऊपर क्लेम करते हैं, यानी मेरे से दावा करते हैं कि इतने रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। तो ये जो 200 रुपए है ये मेरी क्या हो गई? देनदारी हो गई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें। वर्तमान निवेश सूची, अल्पावधि ऋण, अचल संपत्ति, दीर्घकालिक ऋण। तो यहाँ पर हमारा कौन वर्तमान संपत्ति में शामिल है? वर्तमान और निवर्तमान दो तरह की संपत्तियां होती हैं। तो हमने अभी बात की थी देनदारी और संपत्ति की। तो जो संपत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि जो वर्तमान संपत्ति है उसमें क्या क्या शामिल है। तो अगर हम इसका पहले पॉज करो और उसका आंसर खुद पता लगाने की कोशिश करो, फिर उसके बाद उसको मेरा आंसर सुनो, तो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाएगी। तो अगर हम बात करें वर्तमान संपत्ति की, यानी ऐसी संपत्ति जो वर्तमान में रहे, तो वर्तमान शब्द से हम पता लगा सकते हैं वर्तमान निवेश, हाँ ये वर्तमान में होता है। सूची ये वर्तमान में होती है। अल्पावधि ऋण यानी ऐसा लोन जो मैं कम समय में चुका दूंगी, कम समय में यानी वर्तमान में आ सकता है। लेकिन अचल संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जो लॉन्ग टर्म में जा रही है, यानी पुरखों से मेरे पास में और आगे भी रहेगी, तो वो वर्तमान संपत्ति नहीं हो सकती। दीर्घकालिक ऋण, अगर मेरा 10-12 साल का लोन है तो वो मेरा 10-12 वर्ष तक चुकाया जाएगा, तो मैं इसको वर्तमान संपत्ति में शामिल नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और वर्तमान संपत्ति के बारे में और जानते हैं। वर्तमान संपत्तियां नगद और अन्य संपत्तियां हैं जो एक वर्ष के भीतर नकदी में परिवर्तित होने की उम्मीद जिनकी होती है। इसमें वर्तमान निवेश, इन्वेंट्री, व्यापार प्राप्तियां, नगद और नगद समतुल्य, अल्पावधि ऋण और अग्रिम और अन्य मौजूदा संपत्तियां शामिल हैं। गैर वर्तमान संपत्ति व्यवसाय के स्वामित्व वाली संपत्तियां होती हैं जो आसानी से एक वर्ष में नकदी में परिवर्तित नहीं होती। तो वर्तमान और गैर वर्तमान में ये डिफरेंस है। इसमें अचल संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश, अस्थगित कर संपत्ति, दीर्घावधि ऋण, अग्रिम और अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां शामिल हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का लक्ष्य नहीं होता है? यानी अगर हम किसी कंपनी में लेखांकन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं,
तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन कौन से नहीं होते हैं। तो अभिलेखों का रखरखाव, कंपनी के वित्तीय स्थिति की भविष्यवाणी करना, परिणाम बढ़ाना, वित्तीय स्थिति की गणना। तो अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर लेखांकन लेखा बनाया, तो इसका जो पहला उद्देश्य होता है कि लेखा अभिलेखों का रखरखाव, यानी क्या क्या आया गया वो सारा यहाँ पर होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति का भविष्यवाणी करना, यानी कितना चल रहा है, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, तो उससे पता चल जाता है कि कंपनी लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी। और वित्तीय स्थिति की गणना, यानी कंपनी लाभ में चल रही है या हानि में चल रही है। लेकिन परिणाम बढ़ाना इसका लेखांकन का उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जो चल रहा है वो चल रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो हो रहा है, मैं उसे हानि में कन्वर्ट तो नहीं कर सकती या उसे लाभ में कन्वर्ट तो नहीं कर सकती। मेरा काम तो सिर्फ उसको लेखांकन को रखना है, मेंटेन करना है रिकॉर्ड को। तो ये जो हमारा तीसरा विकल्प है ये गलत हो गया, और हमसे यही पूछा है कि कौन सा लक्ष्य नहीं होता है। तो हमारा सही विकल्प हो गया विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो विकल्प सी हमारा सही है। लेखांकन के लक्ष्यों में शामिल है वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड का रखरखाव, कंपनी के लाभ और हानि की गणना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की भविष्यवाणी करना, शेयर धारक, निवेशक, लेनदार जैसे संबंधित व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना, लेखा अवधि के अंत में अपनी संपत्ति और देनदारियों के रूप में व्यवसायिक चिंता की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। तो ये सब लेखांकन करने के लक्ष्यों में शामिल है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संपत्ति मालिक और इक्विटी के साथ जोड़ी गई देनदारियां होती हैं। मशीन और जमीन संपत्ति के प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो जो संपत्ति होती है वो मालिक की इक्विटी के साथ जोड़ी गई देनदारियां होती है, सही है। और मशीन और जमीन भी संपत्ति के प्रकार है। अगर मेरे पास मशीन है तो वो मेरी संपत्ति है, ना कि देनदारी है। मेरी जो जमीन है वो भी मेरी संपत्ति के अंदर ही आता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जो हमने जो दो चीज पढ़ी थी, संपत्ति और देनदारी। संपत्ति क्या होती है? एक कंपनी के आर्थिक संसाधन होते हैं जिन्हें मौद्रिक शर्तों में परिभाषित किया जा सकता है। यानी मेरे पास अगर एक मशीन है तो मैं उसको बता सकती हूँ कि ये 50,000 की मशीन है, यानी इसको मैं मौद्रिक शर्तों में परिभाषित कर सकती हूँ। परिसंपत्ति मूल्यवान सामान होता है जो एक कंपनी अपने संचालन में उपयोग करती है, यानी ये एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट है जो मैं यूज करूंगी और इससे प्रॉफिट या लॉस मुझे होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, लेखांकन के संदर्भ में दोहरी पहलू अवधारणा क्या है? तो दोहरी पहलू अवधारणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में पूछा है। प्रत्येक लेन देन का दोहरा या दोहरा प्रभाव होता है और इसे दो स्थानों पर दर्ज किया जाना चाहिए। एक व्यावसायिक लेन देन के लिए राजस्व को लेखांकन रिकॉर्ड में तभी शामिल किया जाना चाहिए जब ये रियलाइज हो जाए या महसूस हो जाए, ये जब अचीव हो जाए। वित्तीय विवरणों को दो बैलेंस शीट पर दर्ज किया जाना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए, क्योंकि जो दोहरी अगर डबल वर्ड यूज हो रहा है तो यानी उसकी क्या अवधारणा हो सकती है? प्रत्येक लेन देन का दोहरा या दोहरा प्रभाव होता है जिसे दो स्थानों पर दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और दोहरी पहलू अवधारणा के बारे में और जानते हैं। दोहरी पहलू अवधारणा में क्या होता है? ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी सामान लिया जाता है या बेचा जाता है तो उसका डबल इम्पैक्ट पड़ता है। यानी मैंने किसी को लोन दिया या कर्ज दिया या ऋण दिया, तो वो ऋण क्या हुआ? मेरे लिए मैं बन गई देनदार, ठीक है, और सामने वाला बन गया लेनदार। यानी यहां से कुछ चीजें मैंने अपनी डेबिट की और यहाँ पे क्रेडिट हुई। यानी यहां से तो देना हुआ
और यहाँ से लेना हुआ, तो ये इसका दो इम्पैक्ट हुआ, यानी एक लोन देने की दो प्रभाव हुए, यानी यहाँ से तो दिया गया और यहाँ से लिया गया, यानी यहाँ से पैसा कटा और यहाँ पर पैसा आया। तो एक ही चीज का दो तरीके से हमने देखा, तो इसे बोलते हैं हम दोहरी पहलू अवधारणा। यानी यहाँ पर मैं तो लिखूंगी कि मैंने दिया और कोई और लिखेगा कि उसको लिया गया। तो ये खातों की किताब में वित्तीय गतिविधियों को दर्ज करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है, जो मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए इसको दो स्थानों पर दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसको मैं पहले यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पर मेंशन करूंगी, तो इसको बोलते हैं दोहरी पहलू अवधारणा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, एकल प्रविष्टि प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वो दोहरी पहलू अवधारणा थी कि हमें कोई भी चीज होती है तो इसका डबल इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है एकल प्रविष्टि प्रणाली के बारे में, तो ये इसमें ये वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड को बनाए रखने की पूरी प्रणाली नहीं है। ये प्रत्येक लेन देन के दोहरे प्रभाव को दर्ज नहीं करता है। इस प्रणाली के तहत केवल व्यक्तिगत खाते और कैश बुक का रखरखाव किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो हमारे तीनों ही कथन एकदम सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और एकल प्रविष्टि प्रणाली के बारे में और जानते हैं। तो प्रविष्टि जब करनी होती है ना किसी बैलेंस शीट के अंदर, खाते के अंदर, तो वो दो प्रकार से होती है। तो ये मेरा लेखा है, तो उसमें दो तरीके से होती है, एकल और द्वि। तो यहाँ पर हमसे एकल प्रविष्टि प्रणाली के बारे में पूछा गया था, तो उसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पूरी प्रणाली, इसको इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ कुछ चीजें मेंशन होती हैं, पूरी नहीं होती है। अगर हम दोनों तरीके से करेंगे तो पूरा अच्छे से मेंशन करेंगे, लेकिन एकल प्रविष्टि प्रणाली में सिर्फ एक प्रकार की प्रविष्टि होती है, इसलिए इसको पूर्ण प्रणाली नहीं किया जाता है। तो इसमें प्रत्येक लेन देन के दोहरे प्रभाव को दर्ज नहीं करते हैं, सिर्फ एकल प्रभाव को दर्ज करते हैं। इस प्रणाली के तहत सभी खातों को बनाए रखने के बजाय केवल व्यक्तिगत खातों और कैश बुक को बनाए रखा जाता है। तो सभी खाते नहीं मेंशन होते हैं, सिर्फ व्यक्तिगत खाते और कैश बुक को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो ये होती है हमारी एकल प्रविष्टि प्रणाली। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लेखांकन के संदर्भ में जर्नल क्या है? तो जर्नल, लेजर, कैश बुक, ये यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेखांकन के। तो हमसे यहाँ पर जर्नल के बारे में पूछा है। तो ये लेखा प्रणाली की सिद्धांत पुस्तक है, ये मूल प्रविष्टि की मूल पुस्तक है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों से संबंधित सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी, यानी ये मूल प्रविष्टि की मूल पुस्तक है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और जर्नल के बारे में और जानते हैं। तो जर्नल क्या होता है? एक मूल प्रविष्टि की मूल पुस्तक होती है जिसमें सभी लेन देन होते हैं जिन्हें कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किया जाता है। यानी अगर मेरे पास कोई भी एंट्री आती है तो मैं सबसे पहले उसको जर्नल में मेंशन करूंगी, उसके बाद उसको लेजर में मेंशन करूंगी, और रोकड़ बही कैश बुक ये अलग होती है, इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो लेजर में क्या होता है? ये लेखा प्रणाली की सिद्धांत पुस्तक है, यानी पहले हम जर्नल के अंदर मेंशन करेंगे, फिर लेजर के अंदर करेंगे। रोकड़ बही जो कैश बुक होती है एक ऐसी बही होती है जिसमें रोकड़ प्राप्तियों नगद भुगतानों के संबंधित सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो हमारी रोकड़ होती है, रोकड़ अलग तरीके की होती है, इसमें अलग से हम सारा आना जाना, कितना भुगतान हुआ कितना नहीं हुआ, तो वो सारा लेन देन हम रोकड़ बही के अंदर दर्ज करते हैं। तो इसी प्रकार से मित्रों आज हमारे लेखांकन सिद्धांत के 8वां प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। कल हम इसके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि अभी ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें 4 से 5 चैप्टर है, तो मैंने अभी 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, बाकी के 3, 4, 5 चैप्टर अगली वीडियो के अंदर यानी पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो पार्ट 4 भी हम जरूर इसके लिए लेकर आएंगे, ताकि हर एक टॉपिक से जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट हो सके। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है
तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।